मतलब ऐसा हम लोग करने रहते हैं। 319 दिन हो रहे हैं, तो ये मतलब 319 दिन को एक एक करके लिखना चाहेंगे तो जंतर मंतर तरह एक लिखेंगे ना, एक ये जंतर मंतर से ज़्यादा हो जाएगा, दूर है। गवर्नमेंट को पता होती हुई गवर्नमेंट के लिए हम लोग क्या जो लफ्ज़ बरत रहे हैं वो बरतना ही पड़ेगा। कि हम बोलते हैं गवर्नमेंट करप्ट है, उसने डिफेंस जो डिफेंस का पैसा उसमें उसने करप्शन कर दिया है। हमें शरेआम बोल रहे हैं, उसमें करप्शन ये है कि मोदी साहब खुद बोलते हैं, कहीं बोलते हैं मैंने 65,000 करोड़ दिया है, कहीं 70,000 करोड़, कहीं 90,000 करोड़ बोलते हैं। लेकिन हम उसके लिए तो बैठे हैं मोदी साहब जी, हम लोग 319 दिन से बैठे हैं, अभी साल होने वाला है। वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो 365 करोड़ रुपया जो 70,000 करोड़ दिया किसको है आपने। उस पैसे के लिए एक 3 जजों की कमेटी मांग रहे हैं हम लोग कि वो पैसा कहाँ गया है, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है। और भेदभाव हुआ है उसमें, जो 3% अफसर लॉबी है वो उसको 85% फंड लिखा गई है। उसके लिए हम लोग वाइट पेपर एक मांग रहे हैं, जहाँ कमीशन मांग रहे हैं, तो दे देना चाहिए। अगर नहीं गवर्नमेंट देती तो गवर्नमेंट खुद करप्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ी बात हो गई ना कि एमपी एमएलए से लेके लोकल स्तर पर भी आप लोग गए, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सबको आपने ज्ञापन सौंपा है, किसी की तरफ से कोई बात नहीं आई करने के लिए। देखो ऐसा ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में क्या है कि एक आदमी, बहुत आदमी, आप पीछे की तरफ जाओ, भारतीय जनता पार्टी से बहुत आदमियों को निलंबित कर दिया है। अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और उनकी बारी भी थी, लेकिन मोदी जी ने उनको जीरो कर दिया। जसवंत सिन्हा को जीरो कर दिया है। जितने एमपी हैं वो दूसरे के राग में राग लापते हैं। अगर वो राग मोदी के राग में राग नहीं लापेंगे, मोदी का राग, तो उनको मोदी जीरो करके बाहर निकाल देगा। इसीलिए कोई भी आदमी मोदी के आगे बोलने के लिए नहीं तैयार है। और ये कह लो कि वन मैन शो है बीजेपी, और इंडियन गवर्नमेंट वन मैन शो है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो क्या ये उम्मीद लगाया जाए कि ये कब तक आप लोग बैठे रहें, क्योंकि अब तो 1 साल होने वाला है आपका ये आंदोलन। देखो जी, मैं सर ये आप बोल रहे हो कब तक की, देखो ज़िंदगी है हमारी, आस है। अगर बोलते जीवे आशा मरे निराशा, जब हम लोग मर जाएंगे, निराश हो जाएंगे, तो समझ लो हमारी मौत हो जाएगी। हमें को आस है कि हम लोग संघर्षशील लोग हैं, हम लोगों ने फौज में भी लड़ाई लड़ी हैं, देश के लिए लड़ी हैं, या कैसे भी लड़ी हैं। तो लड़ने के बाद में हमारे को ये होता है कि हम लोग इसको जीत जाएंगे। हमको हमेशा बॉर्डर में जब हम जाएंगे तो हमारे को है कि हम पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी एनिमी साइड जो है, हमारी दुश्मन साइड है, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना है। तो हमको इधर भी ऐसी उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे एक दिन। हम लोग संघर्ष लड़ना है, हमारा काम हमको सिखाया गया है, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी है हमको कि लड़ाई लड़के हमने अपने दुश्मन के ऊपर जीत हासिल करनी है। तो हम लोग हमारे जो एनिमी साइड हमारे, जिसके साथ हमारा झगड़ा है, जो हमारा फंड खा गए, जिन्होंने अभी, उनके साथ हमारी लड़ाई है, जीतेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। ये बताइए 3% आपके ऑफिसर्स और 97% आप लोग, हाँ जी। लेकिन आप लोगों की बात को मजबूती से जो रखने का सिलसिला है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग यहाँ पे आए, दिल्ली के जंतर मंतर पे आए, लेकिन सहमति नहीं बनी, एक बात नहीं हुई। ये सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो स्टार्ट से आई थी और अभी तक वो टिकी हुई है। देखो जी, वो सहमति, कुछ लोग ऐसे हैं वो चापलूस टाइप के लोग हैं। ये बात जो आप बोल रहे हैं कि सहमति नहीं बनी, सहमति जो हम लोग, ये जो जितनी हमारे ऊपर, मतलब हम लोग पीएम साहब को भी देते हैं, मतलब पत्र देते हैं, मांग देते हैं, उसके ऊपर ये सब लिखा रहता है। उसके ऊपर फ़ोटो भी बनी रहती हैं कि ये अफसर बड़े पेट बना रखे हैं, या उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लिया कि एक ऑफिसर जो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो 2,26,000 ले रहा है आसपास, तो हमको मिल रही है केवल 26,000। ये तो लिख के हमको प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं, राष्ट्रपति को भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने मेजर से बातचीत करी थी, एक जनरल मेजर थे मिस्टर जैनी। हाँ जी। वो ये कह रहे थे कि भाई वन रैंक वन पेंशन तो सबको मिल रहा है और वो सबको मिल रहा है, वो बिल्कुल झूठ। जबकि मैंने बोला था कि वो सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आपने क्या नाम बोला है उसका? मिस्टर जैनी। मिस्टर जैनी जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपने कशारिया कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, और उस कमीशन का जो पूरा रिपोर्ट है वो ये है, सुन लो मेरे से। जो आदमी रैंक के हिसाब से नौकरी करेगा, रैंक के हिसाब से, वो उसको एक रैंक एक पेंशन मिलेगी। जो उम्र के हिसाब से नौकरी करता वो उसको पेंशन नहीं मिलनी थी, क्योंकि
वो एक रैंक एक पेंशन की डिमांड अकेली आर्मी नहीं थी, उसके लिए सीआरपी बीएसएफ जितने फोर्सेस हैं वो भी कर रही थी। लेकिन वो कचारिया कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि जो उम्र के हिसाब से नौकरी करते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वो 60 साल उम्र तक उनके बच्चे कोई आगे बच्चे भी सेट हो जाते हैं। जैसे मैं खुद मैं बोल रहा हूँ जनरल साहब जी, मैं 32 साल में रिटायर हो गया, 32 साल में। तो जब मैं घर में गया तो मेरे का बच्चा एक 2.5 साल की लड़की थी, एक 4 साल की लड़की थी। वो मेरे जैसे लोगों के लिए थी, जबकि मैं क्वालिफिकेशन होते हुए, मैं क्वालिफाइड होते हुए आर्मी कैप्टन तक था, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। तो मैं किसके बाप को बाप बोलूँ कि मेरे को ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए था, जब मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो उनका सीधा कहना कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है और उनको ज़रूर इस बात को समझना चाहिए कि आपके ऑफिसर्स भी आपके लिए उन्होंने काम किया है, ना कि वो अपने लिए काम किया है। मैं फिर जो भी अफसर ये चाहता है, बोलता है कि अफसरों ने हमारे लिए काम किया है, उसके लिए हम डिबेट करना चाहते हैं। वो हमारे, मैं जहाँ से आपके लिए आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो हमारे को टाइम दे के हमारे कोई भी अपना एक्सपर्ट ले आएँ कि इस तरीके को हम लोग इस जंतर मंतर में डिबेट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप डिबेट की हमको डिबेट करने के लिए टाइम दो, हम अपने आदमी ले आएंगे अपने साथ, ओआरसी आएंगे, उसमें कोई स्पेशल नहीं आएगा। और वो बोल दें जनरल साहब इधर कोई भी और जवाब दे दें तो हम उन ये मांगे ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये पूरे प्रकरण की गलती किसकी आप मानते हैं? ऑफिसर्स की मानते हैं, आपके जो सेवा में काम कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर आईएएस की, भी उसको मानते हैं, या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? देखो जी, इसमें क्या होता है, मतलब हमेशा है छोटे लेवल को दबाया जाता है और बड़े आदमी उसका फ़ायदा ले जाते हैं। ये हमारे देश का सिस्टम है। जब कोई भी कमीशन बैठता है, उस कमीशन को ये फैसला करना चाहिए कि किसके साथ, जैसे मान लिया कि मेरी जो है 20,000 बेसिक पेंशन है और एक आदमी की 1 लाख बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर डीए दे रहे हैं हमको 5%, मेरा तो बढ़ेगा 1,000 रुपया और दूसरे आदमी का बढ़ रहा है 5,000 रुपया। जो कमेटी बैठती है उसको डिसीजन लेना चाहिए कि जो 1 लाख रुपया पेंशन ले रहा है, उसकी ये बेसिक पेंशन 1 लाख है या तनख्वाह है, उसको डीए कम मिलना चाहिए और जो कम पे वाले हैं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो उसके लिए भी वही है, मेरे लिए भी बढ़ रहा है, जान मेरे में भी वही है, मेरे बच्चे भी वैसे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब हम लोग अपने नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये भेदभाव तक जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। सभी नागरिक एक हैं और उनको एक जैसा देखना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर होता है। मतलब ऑफिसर लॉबी जो है वो गवर्नमेंट को दबा देती है और गवर्नमेंट उसको ऑफिसर की बात सुन के दूसरे आदमी को, मतलब पीछे हुआ ऐसा, जब गवर्नमेंट के पास ऑफिसर लोग जाते थे हमारी मांगें लेकर, जनरल सतबीर जैसे, और जो जाते थे वो टेबल टॉक के लिए, क्योंकि पहले लोग यही जाते थे, ये गैस एजेंसी पेट्रोल पंप वगैरह ले जाते थे उधर से, और हम लोगों को गवर्नमेंट को बोलती थी इनको लॉलीपॉप दिखा दो कि आपको मिल गया, हमको कुछ नहीं मिलता था, ये ऐसे भी लेकर उधर से आ जाते थे, ऐसा होता है। तो अब जो आप मांग कर रहे हैं कि ये उच्चतम न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए, हाँ, इसमें क्या लगता है कि आपको इसमें पारदर्शिता होगी क्या? पारदर्शिता ऐसे होगी कि जो रिटायर आदमी होता है ना, वो मतलब भी उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, वो फ्री होता है, उसको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए या कुछ नहीं होता। वो कम से कम 3 आदमी, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 आदमी, उसमें से एक आदमी मान लो गवर्नमेंट की तरफ का, 2 हमारी तरफ के भी हो गए, 2 गवर्नमेंट की तरफ के तो 1 हमारी तरफ ही सोचेगा। अगर अच्छा इंसान होगा तो, अगर पढ़े लिखे हुए इंसान से हम अच्छी उम्मीद चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है और उसको अच्छे मतलब बराबरता, एक अच्छे समाज की तरक्की के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान होना जरूरी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा हुआ इंसान हमारे साथ बेइंसाफ़ी करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और अनपढ़ से भी वो गया गुजरा है। और इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो फैसला करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे पंजाब हो, सभी जगह जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो और आप ये भी कहते हैं कि इसका असर जो है वो इलेक्शन पे पड़ेगा, वोट पे पड़ेगा, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। देखो जी, नहीं फ़र्क पड़ा है। देखो जी, इसमें हमारे क्या जो ईवीएम मशीन है ना, वो सारी गड़बड़ की जड़ वही है। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। अभी आप फिर बोलेंगे कि पंजाब में क्यों आ गई ऐसा, पंजाब में बीजेपी का कोई वोट बैंक है ही नहीं। ऐसा नहीं है,
गवर्नमेंट वहाँ गड़बड़ कराती है जहाँ पर उसको पता है कि मेरा वोट बैंक आसपास है, कंपटीशन में है, वहाँ पर गड़बड़ होती है। और वो प्रैक्टिकली मतलब जो इंटरनेट के जो इसके माहर हैं उन्होंने बताया है कि उसके बीच में चिप लगी है, ऐसे हो जाता है, इधर से हम बोल के भी करते हैं। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो ऐसे हो रही हैं आजकल, नया ज़माना है, नई हैं कुछ। पूरा पूरा कहीं ना कहीं केंद्रित जो है वो ईवीएम पे हो रहा है। हाँ जी, ये मानते हैं कि EVM मान रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं, हो रहा है। आज बैलेट पेपर से डालना शुरू कर दो और उसके बाद में उसके साथ मलबी जे जो जितने फोर्सेस हैं वो अच्छी तरह काम करेंगे और बैलेट पेपर होगा तो बिल्कुल उसमें गिनती करोगे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या लगता है ये धरना जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी इसका अंत तो होगा ना, एंड तो नहीं होगा ना नहीं, इसका? ऐसा ना, ऐसी नहीं सोचना चाहिए, आपको भी नहीं सोचना चाहिए, हम आपको भी बोलेंगे किसी चीज़ का अंत नहीं होता, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले लोग जो हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि गवर्नमेंट हमको चाहती है कि हमारा वो देख रही है दम कितना है इनमें, तो हमारा दम है जब तक हम जीत नहीं जाते उतनी तक हम लोग लड़ते रहें। लड़ते लड़ते मर सकते हैं, लेकिन मरते मरते भी हम लड़ते मरेंगे तो तब भी हमारी जीत ही जीत है। लेकिन ऐसा नहीं कि हारा हुआ लड़ाई लड़ने वाला जो आदमी, हकों के लिए लड़ने वाला आदमी, वो कभी हारता नहीं है, वो मरने के बाद भी जीता होता है। अच्छा, थोड़ा संगठन से ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी शुरुआती दिनों से अभी तक जुड़ी हुई है, हाँ जी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे संगठन आए और आपके साथ में ऐड हुए, और FBA भी एक बना हुआ था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से वो भी अलग थलग पड़ गए, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं, वो अलग थलग पड़े नहीं। देखो जी, हम लोगों ने बोलते, फिर हम वैसे शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोलते हैं ना, बंदर को हल्दी की एक गांठ मिल गई और वो पंसारी बन गया। हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था, हम अपने भाइयों को साथ लेकर इस मतलब इस संस्था का, साबका सैनिकों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विस्तार करना चाहते थे और किया भी। लेकिन जैसे हमारे राठौर साहब हैं, राठौर साहब ने हम लोगों ने इधर संसदीय तरफ मार्च करने का मतलब एक आवाज़ दी, एक उसके लिए जब हम लोग 23 जुलाई को जहाँ लोग इतने लोग इकट्ठे हुए तो हमारे जो राठौर साहब हैं उस बात से खुद ही मुकर गए। और जब हम लोगों को पता, साबका सैनिक वालों को पता चला कि जो हमारा FBA का प्रधान बना रखा वो इस बात से पीछे हट रहा है, तो फिर हम लोगों ने स्टेज भी छोड़ी और स्टेज छोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने अपने आदमियों को बोला कि हम लोग मार्च करेंगे। उस दिन हम लोगों ने कम मार्च किया, लेकिन दोबारा फिर हम लोगों ने किया। हाँ, हमको फोर्स रोकती है, वो अपनी ड्यूटी करती हैं, उनको करना है, हम उनको भी नहीं मना कर सकते। ये बताइए, 2023 से आपकी शुरुआत हुई, 24 हो गया, शुरू हो गया, और 1 जनवरी को आपने काला दिवस भी मनाया था। हाँ जी। और तमाम ऐसे जो आपके ये सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, सभी ने काला दिवस, काले कपड़े को बांध करके काला दिवस ही मनाया। हाँ जी। तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा सरकार को, और क्या कुछ काले दिवस से क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा है, आप जो मैसेज की बात कर रहे हैं, मैसेज तो देखो ना, इंसान होता तो उसको तो मैसेज जाते कि आवाज़ सुनते, मेरे को किसी की मदद करनी हो जा, किसी की दुख को देखना हो ना, वो तो हमको देख के आंखों से पता चलता है कि ये आदमी दुखी है। लेकिन जब हम बेशर्मी की बात, बेशर्म हो जाएंगे उस बात के ऊपर, तो वो आप के सामने आदमी कोई नंगा क्या भी एक टांग की 2 टांग भी नहीं और ज़मीन पर लेटता हुआ रहेगा, तो हम उसके ऊपर फिर भी तरस नहीं आएगा। ये जो बात है ये गवर्नमेंट को डिपेंड करती है कि वो बेशर्म होना चाहती है, या वो एक न्याय पसंद या अच्छी सोच वाली अपने नागरिक के प्रति, मतलब अपने नागरिकों को अच्छा सोच से डील करना चाहती है। अगर नहीं करते हैं तो उसके मतलब गंदी सोच है उनकी। और ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो कर्ता धर्ता, आप मान लीजिए प्रगट सिंह साहब, हाँ। जब उनकी गिरफ्तारी होती है और कहीं ना कहीं उनके घर के ऊपर, या जो भी आप लोग हैं, आप लोगों के घर के ऊपर फोर्स बढ़ा दिया जाता है कि ये लोग बाहर ना निकल पाए, ऐसे कुछ गतिविधि ना करें, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि देखो जी, जिस दिन रात को प्रगट सिंह के घर में फोर्स जाती है तो करीब 2 गाड़ी जाती हैं, तो रात को मलबी हमारे जगतार सिंह जो बाट है कैशियर, उनका फ़ोन आता मेरे पास, तो मेरे को बोलते हैं कि उधर से जंडियाले से, मेरे से करीब 25 किलोमीटर दूर हैं। तो मैंने बोला उनको, बहन खुद ही बोला, मैंने बोला अभी रात है तो मेरे को आदमी होना चाहिए मेरी गाड़ी में कोई साथ, तो अंधेरा है, मतलब स्नेचर बहुत हैं हमारे उधर। तो ऐसे सोच रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फ़ोन से बात किया तो उनके घर वाले तो चला रहे थे, मतलब परिवार के ऊपर तो बुरी बीती है कि, और हमारे एक देखो एक 90 साल का आदमी, उसको पुलिस पकड़ने के लिए आई है। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों ने प्रधान जी से बात किया, उनको फ़ोन किया, तो प्रधान जी ने ये बात बोली कि आप ऐसा चिंता मत करो, केवल ये फोर्स वाले हमको परेशान नहीं कर रहे,
जब हमारे को कोई फोर्स हमारे पास आती है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो ये पूछती है कि आप फौजी हैं और आपके साथ भी धक्का हो रहा है, गवर्नमेंट आपके साथ भी बेइंसाफ़ी कर रही है। जब आप डिफेंस पर्सन, देश के लिए लड़ने वाला, मरने वाले के साथ धक्का हो रहा है, जहाँ उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो दूसरे आदमी के साथ क्या होगी? क्योंकि जो हमको लोगों को पकड़ने आते हैं वो भी एक बेल्ट फोर्सेस के आदमी हैं। एक्चुअली जब हमारी वो बात सुनते हैं तो वो भी दांतों तले उंगली लिदवाते हैं कि जा रहे ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जा रहे सच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर उनको कुछ ना कुछ इंसानियत के नाते हमारे को हमारे हक देने चाहिए। तो नहीं तो बोलते फिर हमारा तो नारा है, पंजाबी में कहते हक जिन्हों दे अपने आपे लैणगे खो, जिनके हक हैं वो अपने छीन लेंगे। हक छीने जाते हैं, नहीं गवर्नमेंट देती तो छीने जाते हैं, हम छीनेंगे। पंजाबी में एक बड़ा कहावत है कि साडा हक इत्थे रख। हाँ जी, मतलब साडा हक वही ही है, मतलब भी जिनके हक हैं वही मैं बोल रहा हूँ, वो सेम कहानी भी जो हमारे हक हैं, मतलब वो इत्थे मतलब भी हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं जो हमारे हक हैं वो दे दो, मतलब ये इत्थे रख का मतलब है भी हमारे को दे दो। तो वो फिर मैं बोलता हूँ कि जो हमारे हक हैं वो गवर्नमेंट को दे देने चाहिए। साढ़े हक इत्थे रख, जंतर मंतर में रखो, हम चले जाएंगे घर को, कोई बात नहीं। अगर गवर्नमेंट ऐसा, क्या हमारी उम्र के हिसाब से अभी मैं 67 ओल्ड मैन हूँ, तो हम लोग इस सर्दी में ठंडे पानी में आगे नहाते हैं, और जो साथ साथ बद दुआएं जो देते होंगे यार, हम लोग इसलिए आए हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, रजाई में। बड़ी बात तो ये है कि जिस उम्र में आप लोगों को अपने घर में रहना चाहिए था, बाल बच्चों के साथ रहना चाहिए था, उस अवस्था में आप लोग आके दिल्ली ऐसे शहर में आके जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बुजुर्ग हैं, ये तो सबसे बड़ी ग्लानि की बात है। देखो जी, ये फिर बात वही आती है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब भी हम लोग, ये ऐसे सिस्टम आपको फॉरेन जो डेवलप देश में नहीं मिलेंगे उनमें, लेकिन हमारे देश में ऐसे सिस्टम हैं जो गंदे सिस्टम, जो हम अपने नागरिकों को अच्छी सेवा नहीं दे रहे, या अच्छा सिस्टम नहीं अपना रहे उनके लिए। ये गवर्नमेंट की मतलब नालायकी समझ लो, इसकी उनकी बेवकूफ़ी है कि अपने सीनियर सिटीजन, जो उनके सीनियर सिटीजन हैं उनको ऐसे सड़कों पर रुला रही है खुद। वो गवर्नमेंट की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। हम लोग तो अपने हक के लिए मांग रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं मांगते, उससे फालतू नहीं मांगते।